नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा और आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश सियासी धाकड़ कौन। आधे घंटे की इस विशेष प्रस्तुति में हम हरियाणा चुनाव में बन रहे सभी राजनीतिक समीकरणों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। सियासी मुद्दे, वार पलटवार, नेताओं की बयानबाजी, बातें और छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी नजर दिन भर की चुनावी उठापटक पर भी रहती है। तो आज के इस प्रसारण में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए जानते हैं। शुरुआत सोनीपत की सियासी चौपाल से करेंगे। उसके बाद विवेचना में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 7 गारंटियों की चर्चा करेंगे। विधायक जी कैसे रहे वे थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने क्षेत्र की जनता के मन में कितनी जगह बनाई, ये जानेंगे। और अंत में आपकी विधानसभा की चर्चा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी ये खास पेशकश। लेकिन सबसे पहले दिन भर के बड़े सियासी घटनाक्रम जान देते हैं खटाखट अंदाज में। जमानत के बाद हरियाणा के यमुनानगर में अरविंद केजरीवाल ने की पहली रैली। बोले, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी कोई भी सरकार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पहुंचे करनाल। खरौंडा से पार्टी प्रत्याशी वीरेंद्र राठौड़ से की मुलाकात। चुनावी रणनीति पर नेताओं से की चर्चा। अरविंद केजरीवाल पर बरसे बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज। बोले, केजरीवाल पहले पंजाब से हरियाणा का पानी दिलवाएं, फिर करें वोट की बात। आपका दीपक बुझ चुका है, वो हरियाणा में क्या करेगी उजाला। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल ने किया दावा, 8 अक्टूबर को बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया जाली। अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल ने तीसरी बार टिकट मिलने पर पार्टी का जताया आभार। बोले, कार्यकर्ताओं ने उत्साह और ऊर्जा के साथ लिया जीत का संकल्प। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। कांग्रेस पर कुमारी सैलजा के अपमान का लगाया आरोप। बोले, अपमान के चलते सैलजा ने प्रचार से बनाई दूरी। रेवाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह ने हलके का किया दौरा। पार्टी के घोषणा पत्र से जनता को कराया अवगत। बोले, बीजेपी जो वादा करती है उसे निभाती है। अब सियासी चौपाल में सोनीपत की बात करेंगे। पंजाबी बहुल सोनीपत विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत की बड़ी कोशिशें कर रही है। साल 2009 से पहले इस सीट से ज्यादातर बार पंजाबी विधायक बने। हालांकि अब 15 सालों से ये सीट पंजाबियों के हाथ से खिसक गई है। इस क्षेत्र में मुख्य मुद्दों में जाम की समस्या और मेट्रो प्रोजेक्ट शामिल हैं। पिछले चुनाव में सोनीपत की जनता ने कांग्रेस के सुरेंद्र पवार को अपना जनप्रतिनिधि चुना था। सुरेंद्र पवार अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फिलहाल जेल में बंद हैं। कांग्रेस ने इस बार फिर उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने अब की बार यहां पंजाबी कार्ड खेला है और निखिल मदान को मैदान में उतारा है। निखिल मदान 2020 के सोनीपत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मेयर बने थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में सोनीपत में क्या होने जा रहा है, आइए जानते हैं सियासी चौपाल में। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। मैं हूं आपके साथ नितिन आमतिल। चुनाव का माहौल है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां दावे तो कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत क्या है। मौजूदा विधायक सोनीपत से कांग्रेस के सुरेंद्र पवार थे। वो लोगों से क्या वादे कर विधायक बने, कितना वो खरा उतर पाए, वो बातचीत की जाएगी। आज चुनावी चौपाल का हमारा काफिला पहुंचा है सोनीपत विधानसभा में। जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखा दें कि सोनीपत शहर में भी हुक्का, जो हरियाणा के एक परंपरागत बैठने का जरिया कहा जाता है, इसके जरिए भाईचारे का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि हर बिरादरी से लोग आते हैं और वो अपना बात डिस्कस करते हैं। और ऐसा माहौल है तो राजनीतिक चर्चा ना हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हर गलियारे, हर चौक से राजनीति की बातें जरूर होती हैं कि आखिरकार किसका रुझान चल रहा है। भाई, इसने ये काम नहीं किया, कांग्रेस के विधायक इस बात को लेकर आए थे, ये नहीं कर पाए, वो बातें जनता बताएगी। हमारा मकसद सिर्फ वही है कि आखिरकार सोनीपत में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया। शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मनोज जी, सोनीपत से हैं आप। अब चुनाव है तो क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं? देखो, चर्चाएं तो ऐसी है कि 2019 के अंदर जो सोनीपत से सुरेंद्र पवार जी को जो विधायक बनाया था, वो झूठ से
झूठ बोलकर विधायक बने थे वो। जो काम की बातें थी उन्होंने कोई इस 5 साल के अंदर कोई काम नहीं करे। मुद्दे चाहे वो सड़क के हों, पार्क के हों, गली के हों या कि सीवर के भी हों। आज पूरे 5 साल के अंदर हर साल बरसात के अंदर पानी भरता है। आप किसी भी गली को उठा लो आप। तो बस यही है कि हमारा मेन मुद्दा यही है कि भाई अब की बार कमल के साथ जाएंगे हम, निखिल मदान को अपना प्रत्याशी बना के अपना भाजपा की सरकार। वो तो आपका किसे वोट देंगे, लेकिन वो तो ये कह रहे थे चुनाव के समय कि हम चंडीगढ़ बना देंगे। क्या सोनीपत भी नहीं बना पाए? नहीं, प्रॉपर सोनीपत भी नहीं बन पाया। बड़े आरोप हैं। एक आरोप आपसे जानेंगे, एक आरोप सुरेंद्र पवार जो यहाँ के कांग्रेस के विधायक है कह रहे हैं कि सत्ता बीजेपी की थी और वो विपक्ष के नेता थे, इसलिए सोनीपत का विकास नहीं करवा पाई या वो करना नहीं चाह रहे थे। कहते हैं ना, सांस लेते हैं तो जख्मों को हवा लगती है। मैं मुख्य मुद्दे पे आपको बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल मुद्दा बताऊं, जल भराव की सोनीपत की सबसे बड़ी समस्या है और उसमें जहाँ तक मैं कहूँगा वो असफल रहे। बस कारण जो भी रहे हो, वादे कुछ और होते हैं, होते कुछ और हैं। तो मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो कोई भी ऐसा आदमी हो, इस शहर की जल भराव की मूलभूत समस्या है, इससे बड़ी समस्या कोई नहीं है। आप कहीं भी किसी शहर में किसी गली में कहीं भी जाओ, किसी कोने पे जाओ, नुक्कड़ में जाओ, गली में जाओ, जल भराव ही जल भराव। ऐसा लगता है जैसे कहीं सोनीपत में नहीं, कहीं चेरापूंजी में आ गए। जैसे कहते हैं ना, चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, यहाँ तो अगर 2 बूंद भी करती है तो नदियों का सैलाब सड़कों पे दिखाई देता है बस। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो यहाँ वो सफल। किस मुद्दे को अहम, क्या जल भराव के मुद्दे को अहम रख कर वोटिंग होगी? भाई मेरा तो मानना व्यक्तिगत रूप से यही है, अगर सोनीपत को स्वर्ग बनाना है, जल भराव सबसे बड़ी समस्या है। एक ही बात कहूंगा, सिर्फ जल भराव, ये सबसे बड़ी बात है। मैं नरेंद्र भारती जी, क्या विचार है अब की बार किसके साथ? अब की बार भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट जीतेगा और निश्चित रूप से अगर आप लोग एक मूल्यांकन, जीत का दावा आप कर रहे हैं, लेकिन हम जीत का दावा नहीं कर रहे हैं। आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा बात कर ली जाए, मौजूदा विधायक पवार यहाँ से फिर कैसे बने? और इससे पहले 10 साल तक बीजेपी का शासन रहा है, कैबिनेट मंत्री भी बीजेपी की ही थी, फिर वो काम क्यों नहीं करवा पाई? निश्चित रूप से जब कविता जैन जी मिनिस्टर थी, इस सोनीपत का काफी यहाँ पर काम हुए हैं। मुझे याद आता है कि 2014 से पहले जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, इस सोनीपत को 2 हिस्सों में बांट दिया था। रेलवे लाइन के परली तरफ और रेलवे लाइन के इधर। आदमी इधर का उधर जाने की स्थितियां नहीं थी। सड़कों के दोनों तरफ कीचड़ भरा रहता था, सड़कें टूटी हुई थी। और आपने देखा ये फ्लाईओवर भी जानबूझ के गलत बनाया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन में। जो ये हमारा गीता भवन से आगे का फ्लाईओवर है और उधर मिशन चौक की तरफ जो उतरता है, ये जानबूझकर वहां के व्यापारियों को तंग करने के लिए कि वहां से कोई भी व्हीकल इधर नहीं आना चाहिए, वहां का सारा व्यापार खत्म करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस तरीके का डिजाइन करवाया इस फ्लाईओवर को। वो इतना चालाक व्यक्ति है, वो केवल और केवल एक जाति की राजनीति करता है, एक शहर की राजनीति। सिर्फ 10 साल में क्यों नहीं ला पाए? जल भराव की समस्या दूर क्यों नहीं कर पाए? क्या मानते हो? बहुत हो रही है। गंदा नाला तकरीबन 80% उसका काम हो गया। बहुत प्रोग्रेस पे काम है, बहुत काम प्रोग्रेस पे। बीजेपी ने शिकल बदल दी सोनीपत। लगता नहीं पहले हो जाना चाहिए था? पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन टेक्निकली बातें होती हैं, थोड़ा कई ठेकेदार कुछ होता है, कभी कुछ होता है। मतलब बीजेपी के काम से जो उनका काम का जो तरीका है जो है वो बहुत बढ़िया है। बगैर अलग जगह दी खट्टर साहब ने, इन्होंने बीजेपी ने बगैर खर्ची बगैर पर्ची बदली। देखो बदली, पूरे हरियाणा के कर्मचारी कितनी शांति से घर बैठे बदली करते हैं। नहीं तो हिमालय को इन जाती थी ट्रेन, यहाँ से कर्मचारी भर के जाते थे चंडीगढ़। बदली 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 बदली, नोट टू बी ट्रांसफर। इतना करप्शन, CLU। कि सुरेंद्र पवार को यहाँ से विधायक बनाया गया तो कविता जैन की कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन एक बार फिर वो बीजेपी की तरफ भरोसा जता रहे हैं। बहरहाल देखना अब यही होगा कि 5 तारीख को EVM में किसकी किस्मत कैद होती है और अब सोनीपत विधानसभा की जनता की आवाज विधानसभा चंडीगढ़ में कौन उठाएगा, यह 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगा। सोनीपत से नितिन आंतिल, TV 24। अब अगले सेगमेंट विवेचना का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख बीत गई है। साफ हो गया है कि प्रदेश की 90 सीटों पर किस पार्टी का कौन सा नेता चुनावी मैदान में है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे पार्टियां जनता से कई मनभावन वादे कर रही हैं। घोषणा पत्र जारी होने का सिलसिला आरंभ हो गया है और शुरुआत कांग्रेस से हुई है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हरियाणा की जनता को 7 गारंटियां दी। मतलब ये कि अगर 10 साल बाद प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जनता से किए गए ये 7 वादे सरकार अवश्य पूरे करेगी।
आज विवेचना में कांग्रेस के पक्के इरादे वाले 7 वादों को समझेंगे। शुरुआत कुछ सवालों के साथ। क्या कांग्रेस को मिल गया जीत की गारंटी वाला मैनिफेस्टो मंत्र? अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी लोकप्रिय घोषणाओं की झड़ी? क्या 7 वादे पक्के इरादे से कांग्रेस को पक्का वोट मिलेंगे? कांग्रेस की घोषणाओं का जनता पर कितना असर पड़ेगा? अपनी घोषणाओं से बीजेपी पर कितना भारी पड़ेगी कांग्रेस? दिल्ली में स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 7 वादे पक्के इरादे के तहत कांग्रेस ने जनता के लिए 7 गारंटियां जारी की। इन 7 गारंटियों का मुख्य फोकस महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों और किसानों पर है। संकल्प पत्र में हिमाचल सरकार की तर्ज पर 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी, फसल खराबी पर तुरंत मुआवजा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, जाति आधारित सर्वेक्षण के अलावा ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख तक करने और 25 लाख तक फ्री इलाज देने का वादा किया है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं को 6000 रुपए की मासिक पेंशन, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा भी किया है। विधानसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई लोक भावन घोषणाएं की हैं। सरकारी विभागों में खाली पड़े 2 लाख पदों पर पक्की भर्तियां करने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का बड़ा लक्ष्य भी रखा है। मौजूदा वक्त में हरियाणा के 16 जिले नशे की चपेट में हैं। आइए अब आपको एक एक कर बताते हैं कि हरियाणा में जनता का समर्थन पाने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए हैं। 18 साल से 60 साल तक की सभी महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 की मासिक पेंशन। कांग्रेस की सरकार बनने पर सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस की सुविधा दी जाएगी। सरकारी विभागों में 2 लाख पक्की भर्तियां करने का वादा। हरियाणा में बढ़ रही नशाखोरी को खत्म किया जाएगा। चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। जरूरतमंदों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट और पक्का मकान देने की योजना है। किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदने की कानूनी गारंटी। फसल नुकसान होने पर किसानों को तुरंत मुआवजे का प्रावधान। ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 10 लाख करना जैसी योजनाओं को पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। साथ ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत सर्वे करवाया जाएगा। इन घोषणाओं के अलावा सरकार की पुरानी योजनाओं को कुछ बढ़ोतरी के साथ जारी रखने की बात भी कही गई है। जैसे हरियाणा में 3000 बुढ़ापा पेंशन जो पहले से दी जा रही है, कांग्रेस ने इसे दोगुना करने का वादा किया है। वहीं किसान आंदोलन के शहीदों के लिए स्मारक और उनके परिजनों को नौकरी देने की बात भी कही गई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के विस्तृत घोषणा पत्र में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के लिए एक बड़ा स्मारक बनाने और शहीद किसानों के परिजनों को नौकरी देने का ऐलान शामिल होगा। इसके अलावा पार्टी हर वर्ग की मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात भी कर रही है। 7 गारंटियों को लॉन्च करते वक्त पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले हमारी सरकार ने 2005 और 2009 में जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसके हर वादे को पूरा किया और उससे भी आगे बढ़कर काम किए। भविष्य में भी कांग्रेस सरकार अपने हर वादे को पूरा करेगी। जबकि बीजेपी ने आज तक अपने 2014 के घोषणा पत्र को ही अमली जामा नहीं पहनाया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को पार्टी नेता सर्वसमावेशी बता रहे हैं। साथ ही पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव में उसकी ये 7 गारंटियां गेम चेंजर साबित होंगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और बादनी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस के 7 वादे पक्के इरादे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस पर भरोसा ही नहीं करती, इसीलिए 7 वादे पक्के इरादे स्लोगन का इस्तेमाल किया गया है।
ओम प्रकाश धनखड़ ने आरोप लगाया कि अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जो घोषणाएं की हैं वो केंद्र की बीजेपी सरकार पहले ही ला चुकी है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सोलर सिस्टम के जरिए लोगों को मुफ्त बिजली दे रही है और कोई अगर ज्यादा बिजली बनाता है तो उसे पैसा भी दिया जा रहा है। ओपी धनखड़ ने कहा कि कई राज्यों में बीजेपी सरकारें पहले से ही 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवा रही हैं। कांग्रेस ने 2 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का वादा अपने मैनिफेस्टो में किया है। इस पर तंज कसते हुए धनखड़ ने कहा कि जो लोग भर्ती रोको गैंग का हिस्सा थे वो अब युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को मिलने वाली नौकरियों में जो कांग्रेस अड़ंगा डालती थी आज वो नौकरी देने की बात कर रही है। कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग के निर्देशों की सरेआम अनदेखी कर रही है, जनता को सीधा प्रलोभन देकर के वोट मांगे जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से दोनों कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करने और उन सीटों पर बिना कांग्रेस के प्रत्याशियों के चुनाव करवाने की मांग की है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अन्य दल भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि ये तो वही घोषणा पत्र है जो कर्नाटक, राजस्थान और अनेक राज्यों में कांग्रेस द्वारा घोषित किया गया है। हैरानी की बात है कि कांग्रेस जातीय जनगणना की बात करती है, लेकिन कर्नाटक में आज उन्हीं का शासन होते हुए भी वो वहां जातिगत जनगणना नहीं करवा पाए। जो पत्र पसंद है, अब दोनों पार्टियों का, बड़ी पार्टियों का घोषणा पत्र आ गया, क्या देखिए ऐसा है कि घोषणा पत्र तो सभी पार्टियां जारी करती हैं, लेकिन जो पार्टी उस पर खरा उतरे वो पार्टी ज़्यादा बेहतर होती है। और इसमें जो है बीजेपी 10 साल गवर्नमेंट चला के गई है, उन्होंने अपने जो वादे थे वो पूरे नहीं किए। और दूसरा ये है कि देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि भाईचारा बना के रखना। घोषणा पत्र ठीक है, कांग्रेस का बहुत अच्छा है, अगर पूरा करेगी, 5 वादे किए हैं उन्होंने, उनको पूरा करे वो हमारे लिए सबसे बढ़िया है। 20 वादे 40 वादे ये नहीं है, जो पूरा करे वो वादे अच्छे लगते हैं। और यहाँ नेता जो है, अपने जो लीडर्स हैं बहुत ईमानदार हैं, बढ़िया हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस की सरकार भी आ रही है, कांग्रेस का हमें समर्थन भी करें। जी, हमें कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र अच्छा लगा और वो पूरा भी करेगी इंशाल्लाह, हमको उम्मीद है। मतलब हमारे पहली बात तो बुढ़ापा जो पेंशन है वो 6000 हो जाएगी, सबसे अच्छी बात है जो, ठीक है। और सिलेंडर हमको 500 रुपये में मिलेगा, ठीक है। और बहुत से वादे किए हैं उनने और हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी जो घोषणा पत्र जारी किया वो सारी उम्मीदें पूरी होंगी। कांग्रेस तो सिर्फ 5 गारंटी दे रही है, बीजेपी 20 दे रही है, और वो बीजेपी भी 500 में बीजेपी 20 दे रही है, वो चाहे 40 दे दे, वो पूरी भी नहीं करती है। इसलिए हमें उससे उम्मीद नहीं, वो करती भी नहीं पूरी अपने वादों को, खोखले वादे हैं उसके। कांग्रेस पार्टी 5 दे, वो 5 को क्लियर पूरा कर देगी, पूरी उम्मीद है हमको। जी, कांग्रेस का इसलिए आया है, कांग्रेस जो भी घोषणा पत्र जारी करती है वो सच्चे होते हैं और बीजेपी तो झूठे वादे करती है, ये सबको पता है। वादे तो अब कुछ भी कर ले, लेकिन जो सच्चे करेगी उसके लिए वोट मिलेगी। जी, हमें कांग्रेस पसंद है, वो सच्चे वादे करती है। कौन से वादे पसंद है कांग्रेस के? 5 गारंटी उन्होंने दी है। जी, पहला तो ये पेंशन 6000 हो जाएगी बुजुर्गों को, बहुत अच्छी बात है, बुजुर्गों के लिए 6000 पेंशन होगी। तो और दूसरा एक ये है कि सिलेंडर 500 में होगा। और जैसे कि अपने महिलाओं के लिए 2000 रुपये, ये हमें अच्छे लगते हैं। उसके मतलब वो जो भी वादे करती है सच्चे करती है। तो झूठे तो बीजेपी ने पहले भी बहुत किए थे और अब भी कर रही है, पूरे तो करती नहीं है। युवाओं की उम्मीदों पर कौन सी पार्टी खरा उतरती है? युवाओं की उम्मीदों पर कांग्रेस पार्टी जी बिल्कुल खरा उतरेगी, हमें उम्मीद है हुड्डा साहब से। भाजपा कहती है कि बिना पर्ची और बिना पर्ची बिना सिफारिश के हमने नौकरी दी, फिर भी आपको भाजपा क्यों पसंद है? जी, भाजपा कहती तो है, लेकिन हमें एक बंदा बताते हैं ये लग गया जी, हम तो मान लेंगे जी बिल्कुल सच्ची है। पर्ची भी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर्ची वर्ची कांग्रेस में भी नहीं चलती है। वो नौकरी भी देती है, रोजगार हर चीज देती है कांग्रेस पार्टी, और सच्चे वादे करती है। और बीजेपी जो है ये झूठे वादे करती है, नहीं इसने कोई नौकरी दी है, नहीं ये मतलब ये कहते हैं हम पैसे नहीं लेते। अरे बहुत पैसे ले रहे हैं, 5 से जाके देखो, अफसरों को जाके देखो, सब पैसे खाते हैं। ये सब कहने की बात है जी, सच हकीकत में कुछ नहीं है। और रोजगार भी देगी, ठीक है। महिलाओं को 6000 रुपये पर मंथ देगी और बेरोजगारों को रोजगार देगी। और जैसे हमारे यहाँ मेवात इलाका है,
तो जी इसमें एक पढ़ने लिखने की बहुत बड़ी समस्या है। ना यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई कॉलेज है। यहाँ ये मेडिकल अस्पताल है दलड़ में, इसमें डॉक्टरों का कुछ भी नहीं है जी। सही बात तो ये जब से भाजपा सरकार आई है 10 साल से इसकी बुरी हालत कर रखी है। तो कांग्रेस के साथ गारंटियों पर जमकर वार पलटवार हो रहा है। अब बारी ये जानने की कि थानेसर के विधायक जी कैसे रहे। थानेसर विधानसभा सीट जनरल कैटेगरी में आती है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सुभाष सुधा को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया था। सुभाष सुधा ने कांग्रेस के अशोक अरोड़ा को मात्र 842 वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने पिछली बार के कैंडिडेट्स को इस बार भी रिपीट किया। ऐसे में थानेसर का मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया। इन सबके बीच बतौर विधायक सुभाष सुधा का कार्यकाल कैसा रहा, आइए जानते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जो प्रचार प्रसार है वो तेज रफ्तार पकड़ चुका है। इस समय हम मौजूद हैं थानेसर में और थानेसर की जनता का अब की बार क्या मूड है, क्या अब की बार थानेसर की जनता बदलाव करेगी या फिर एक बार फिर थानेसर से भाजपा के प्रत्याशी को जीत हासिल करवाएगी। इसको लेकर हम थानेसर की जनता से बातचीत करते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं थानेसर की जनता से कि अब की बार थानेसर की जनता का क्या मूड है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका और अब की बार थानेसर की जनता का क्या मूड है? मेरा नाम कुलदीप लोथीरा है जी। और अब की बार तो जनता जो हमारे थानेसर की जनता है ना, थानेसर की या पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता एक तरफा मोहल्ला कांग्रेस की आंधी चली है। एक तो लहर कहते हैं इसको, आंधी चली है एक तरफी बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी हमारे यहाँ पर रैली करके गए थे, बस किसी को पता भी नहीं, किसी चैनल पे नहीं, किसी लोगों को यहाँ इस दफ्तर पार्टी दफ्तर के सामने थी रैली। यहाँ कोई जाम नहीं, कुछ नहीं, किसी को नहीं पता भी रैली हो रही है सामने। इसका मतलब ये है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है। और हमारे अशोक अरोड़ा जी की तो बस आंधी क्या तूफान आ चुका है। मतलब ये जो भी बीजेपी वाला है ना, सबको उखाड़ फेंकेंगे अब की बार। थानेसर में बहुत अच्छा विकास हुआ है सिर्फ सुभाष सुधा एंड परिवार का, और यहाँ के लोगों का कोई विकास नहीं हुआ। लोग सारे परेशान होकर आज जो हालात है, अगर विकास किया होता तो ये लोग आज इनको ये हालात ना देना पड़ता। हर बंदा, हर वर्कर, कार्यकर्ता सारा उनको छोड़ के आज अरोड़ा जी के परिवार में, कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहा है। जनता के बीच कितना रहे हैं विधायक जी कहाँ जनता के बीच में रहे जी? विधायक जी तो जुमलेबाजी करी है। विधायक जी ने हर काम को बोला हो जाऊगा। अगर काम कराया होता तो जनता के बीच में रहे होते तो जनता समर्थन करती पूरा। जनता आज एक तरफा मोल बना चुकी है। अशोक अरोड़ा जी बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं। अगर वादे पूरे करे होते जी आज ये हालात ना होते हमारे यहाँ के। ये तो आप देख ही रहे हो अभी जनता में कैसा माहौल है। तो अब ये भारी मतों से जो इतना फर्क जो पड़ रहा है, ये किसी बात से पड़ रहा है। ऐसे जनता अगर 2 मौके जनता दिया किसी बात से दिए होंगे, लेकिन वो जितने वादे वो कर चुके थे उनमें से मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ भी नहीं पूरे करे। तो इस करके जनता में भारी रोष है। इस बार 8 तारीख को मुझे लगता है अभी काफ़ी बड़ी लीड से अरोड़ा साहब यहाँ से। विकास तो हुआ ही नहीं सर यहाँ पे, आप देख ही सकते हैं। विकास तो जैसे बड़े भाई साहब ने, राजू जी ने बताया कि उनके परिवार का ही हुआ है, और तो किसी का विकास हुआ ही नहीं। सड़कों का हाल देख लो, गलियों का हाल देख लो, और बेरोजगारी का हाल देख लो आप। मतलब रोजगार तो है ही नहीं, बच्चे छोड़ के यहाँ से बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ से 50-100, छोटा गांव है तो 50-100, बड़ा गांव है तो शायद 300, 400 लड़के भी बाहर गए हुए हैं, क्योंकि काम यहाँ है नहीं, बेरोजगारी फैली हुई है। 10 साल से विधायक कितना जनता के बीच? नहीं सर, जनता के बीच रहे होते ना, आज ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो जनता के बीच रहे होते, इतना बुरा हाल ना होता। उनके पास वर्कर भी नहीं रहे, वोटर तो छोड़ो, वर्कर भी नहीं रहे। वर्कर भी सारे अशोक अरोड़ा जी की अगुवाई में यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, और मेरे हिसाब से कम 50,000 वोटों से जीतने चाहिए अशोक अरोड़ा जी। थानेसर में अब की बार आंधी आई हुई है अशोक अरोड़ा के नाम की। कांग्रेस की आंधी है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अशोक अरोड़ा जी भारी मतों से विजयी होंगे। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, 70+ सीटें आएंगी, ये मेरा वादा। 3 बार का पार्षद हूँ। हमने बहुत जुल्म देखे हैं, बहुत पर्चे हुए हैं। मेरा भी पर्चा होया था, मेरे लड़के का भी पर्चा होया था, मेरे 8 पर्चे हो रहे हैं। इब्सुदा साहब ने यहाँ से चलता करेंगे, अशोक अरोड़ा जी को विधायक बनाएंगे और मंत्री बनेंगे। तो ये थी थानेसर हल्के की जनता, और जनता कह रहे हैं कि अब की बार हम भाजपा प्रत्याशी को हराकर कांग्रेस प्रत्याशी को जीत हासिल करवाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसके सर ताज सजाती है, और 8 तारीख को पता चलेगा कि थानेसर से कौन विजयी होता है। टीवी 24 के लिए कुरुक्षेत्र से नवोदित। और अब बारी आपकी विधानसभा की,
जिसमें आज हम किन विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं, बता रही हमारी सहयोगी तनु। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपकी विधानसभा में आप सभी का स्वागत करती हूं। फरीदाबाद विधानसभा सीट पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। पिछले चुनावों में फरीदाबाद में कुल 54.41% वोट पड़े थे, जिनमें से बीजेपी के नगेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस के लखन कुमार सिंगला को 21,713 वोटों के मार्जिन से हराया। फरीदाबाद एनआईटी से 2014 के विधानसभा चुनावों में इनेलो के नगेंद्र भड़ाना ने 45,740 मतों के साथ जीत हासिल की थी। दूसरे स्थान पर निर्दलीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा रहे थे, जिन्हें 42,826 वोट हासिल हुए थे। 2019 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नीरज शर्मा ने जीत हासिल की थी, जिन्हें 61,697 मत मिले थे और बीएसपी के हाजी गरामत अली तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार यहां से कुछ 3.9 लाख वोटर हैं, जिनमें से पुरुष मतदाता 1.71 लाख हैं और 1.37 लाख महिला वोटर्स हैं। पृथला सीट पर इस बार कुल 2.21 लाख वोटर्स मतदान करेंगे, जिनमें से 1.17 लाख वोटर्स पुरुष हैं और 1.03 लाख महिला वोटर्स हैं। 2009 में पहली बार यहां चुनाव में कांग्रेस के रघुवीर सिंह ने जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि 2014 में यहां से बीएसपी के टेकचंद शर्मा ने 1,189 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी नयनपाल रावत को हराया था। वहीं तीसरे स्थान पर रघुवीर तेवतिया रहे। 2019 के विधानसभा चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी नयन रावत ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। फरीदाबाद जिले की तिगांव विधानसभा सीट हरियाणा की अहम सीटों में से एक विधानसभा सीट मानी जाती है। तिगांव विधानसभा सीट फरीदाबाद जिले में आती है। 2019 में तिगांव सीट पर 57.38% वोटिंग हुई थी। तब बीजेपी के राजेश नागर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के ललित नागर को 33,841 वोटों के मार्जिन से हराया था। हरियाणा में हुए 2014 विधानसभा चुनाव में तिगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर ललित नागर ने 55,408 वोट हासिल किए थे और वो इस सीट से विधायक बने थे। तब ललित नागर ने राजेश नागर को हराया था। तिगांव विधानसभा सीट में इस बार सबसे ज्यादा मतदाता हैं। यहाँ कुल वोटर 3,59,781 है, जिनमें से 1,97,639 वोटर्स पुरुष हैं और 1,61,845 महिला वोटर शामिल हैं। अब बात करेंगे बड़खल विधानसभा सीट की। बड़खल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सीमा त्रिखा मौजूद विधायक हैं और ये क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 32 किलोमीटर दूर है और अरावली पर्वतमाला और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ बड़खल की प्राकृतिक झील भी स्थित है। 2019 विधानसभा चुनावों में यहाँ बीजेपी की सीमा त्रिखा को 58,550 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के विजय प्रताप सिंह को 56,005 वोट हासिल हुए थे। 2014 के विधानसभा चुनावों में भी सीमा त्रिखा को ही जीत हासिल हुई थी। सीमा त्रिखा को 7,218 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह को 33,609 वोट मिले थे। बल्लभगढ़ क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई छोटे और मध्यम उद्योग हैं जो स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को समर्थन देंगे। 2019 के चुनावों में बल्लभगढ़ में कुल 54.42% वोट पड़े थे। बीजेपी के मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस के आनंद कौशिक को 41,713 वोटों के मार्जिन से हराया था। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और सियासी धाकड़ कौन की आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।